सेहतनामा। आज के सेहतनामा में डॉक्टर प्राची शाह, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बातचीत की है ममता सिंह ने। विषय है खेल से जुड़ी चोटें और फिजियोथेरेपी से उपचार। विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 में हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आज का सेहतनामा कार्यक्रम। और आज के सेहतनामा कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर प्राची शाह, जो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर प्राची शाह का हम विविध भारती की ओर से बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर प्राची। नमस्कार, थैंक यू। हम चाहते हैं थोड़ा सा परिचय हमारे श्रोताओं को आप दें अपना। मेरा नाम प्राची शाह है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैंने स्पोर्ट्स और डांस फिजियोथेरेपी में स्पेशलाइज किया हुआ है, जिधर हम हड्डी और मसल्स की बीमारी होती है स्पोर्ट्समैन को ज्यादातर देखते हैं। जी जी। तो आज जो विषय है कुछ अलग तरह का है और हमारे श्रोताओं को बहुत जरूरत पड़ती है फिजियोथेरेपी की। डॉक्टर प्राची शाह, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि फिजियोथेरेपी दरअसल है क्या, इसके बारे में जानकारी दीजिए। फिजियोथेरेपी एक मेडिसिन का ऐसा ब्रांच है जिससे हम एक इंडिविजुअल को जितना इंडिपेंडेंट रख सकते हैं उतना इंडिपेंडेंट बनाते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब अगर किसी को कोई बीमारी हुई है, जैसे लकवा है, नहीं तो सेरेब्रल पॉल्सी है, नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, जिससे बहुत लिमिटेशंस होते हैं लाइफ में जी। तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम ये होता है कि उनको सिखा सके कि जितना उनमें फिजिकल ताकत है उतना इंडिपेंडेंट रख सके अपने आप को। और जैसे हम लोग अभी ऑफिस गोइंग लोग हैं जिनको बैक पेन्स, नेक पेन्स होते हैं, उनको हम सिखाते हैं, उनके मसल्स स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या करना है उनको डे टू डे एक्टिविटीज में, जिससे उनके शरीर को तकलीफ ना हो और अपना काम वो बेझिझक कर सके। क्योंकि ये नेक पेन्स, बैक पेन्स, शोल्डर पेन्स, उसके वजह से भी काफी सारे टाइम एब्सेंटिज्म होता है, वर्क डिले होता है। जैसे हम स्पोर्ट्समैन को हेल्प करते हैं कि उनका ट्रू पोटेंशियल फिजिकली हेल्प करते हैं, इंजरी ना हो प्रिवेंट करते हैं, इंजरी हो उसके बाद इंजरी कैसे ना हो, कैसे गेम में वापस जाए, ये सब हमारा काम एसेंशियली होता है जी। तो क्रमवार हम इस संदर्भ में बातें आपसे करेंगे और अपने श्रोताओं को इस संदर्भ में हम जानकारी देंगे। डॉक्टर प्राची शाह, हमें बताइए कि घुटने के दर्द में फिजियोथेरेपी कारगर होती है, लेकिन किस तरह के दर्द में ये फायदेमंद है? क्या घुटने में चोट लगी हो या शरीर के किसी हिस्से में चोट लगी हो तो भी फिजियोथेरेपी फायदेमंद होती है या फिर इसके नुकसान भी होते हैं? फिजियोथेरेपी से टेक्निकली कोई नुकसान तो होता नहीं है। अभी जैसे काफी सारे पेशेंट कोई घुटनों में, कोई भी जॉइंट में दर्द हो तो पहले हमें दिखाने आते हैं, इसलिए हम लोग को ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि इनको हम एक्चुअली देखे, नहीं तो डॉक्टर के पास भेजे, क्योंकि काफी सारे टाइम वो हमारे पास पहले ही आ जाता है। अभी जैसे घुटनों के दर्द है, जैसे आर्थराइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, तो इनमें वो काफी टाइम मैकेनिकल डिफेक्ट रहता है, तो उसके लिए दवाई सिर्फ थोड़ा टाइम हेल्प करेगी, उसके बाद फिजियोथेरेपी लगता है। और जितना हम पेन को डिले करते हैं, जितना रखते हैं कि हाँ पेन है, चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा, नहीं तो पेन की वजह से मसल्स भी वीक होते हैं, तो हम एक्सरसाइज उतना करते नहीं है, इसलिए वो दर्द कभी जाता नहीं है, वो रहता है। हाँ, गर्म पानी का सेक करते हैं तो टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, आइस करते हैं तो टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, लेकिन वो पूरा जाता नहीं है।
तो जब हमारे पास आते हैं हम उनको इवेल्युएट करते हैं, हम उनका पूरा बॉडी इवेल्युएट करते हैं, फिर उनको बताते हैं कि ये मसल्स में थोड़ी और ताकत लगेगी, ये थोड़ा टाइट है, इधर ज्यादा दर्द है। तो वैसे करके हम जितना उनको एक्टिविटीज में पेन ना हो वैसे हम लोग हेल्प करते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लेते हैं, आपकी पसंद का गाना, उसके बाद फिर हम और बातें करते हैं। बताइए कौन सा गाना? दिलबरा सुन देते हैं। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है। राजी फिल्म है फिजियोथेरेपी की, और फिजियोथेरेपी से किस तरह मसल्स को आराम मिलता है, मांसपेशियों को किस तरह से आराम मिलता है। तो आप बताइए कि घुटने के दर्द की हम बात कर रहे थे, तो मांसपेशियों को मजबूत करने में फिजियोथेरेपी की किस तरह से अहम भूमिका होती है? पहले तो जो दर्द है उसको निकालना है, उसको कम करना है, क्योंकि जब तक दर्द रहेगा तब तक मसल्स और जॉइंट्स इतना अच्छे से काम नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग मसल्स को ताकत देते हैं एक्सरसाइज करके, वेट से एक्सरसाइज करते हैं, थेराबैंड्स है उससे, नहीं तो बॉडी वेट से एक्सरसाइज करते हैं। बॉडी वेट से एक्सरसाइज करने का एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कि हम लोग जब चलते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं हम लोग अपने पैर पे करते हैं, तो बॉडी वेट लेना अच्छी बात होती है, और एक्सरसाइज करने से हड्डी भी स्ट्रांग रहती है। जैसे अभी घुटनों का दर्द हम लोग बहुत देखते हैं बुजुर्ग में, स्पेशली विमेन में। तो उनमें क्या होता है कि मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिससे हड्डी कमजोर होती है जी। तो बॉडी वेट एक्सरसाइज करने से वो हड्डी भी स्ट्रांग रहती है, फ्रैक्चर का रिस्क कम होता है। हमें बताइए कि ये जो बॉडी वेट आपने कहा वो किस तरह से किया जाता है, थोड़ा सा बताइए कि हमारे श्रोता भी समझ सके। बॉडी वेट एक्सरसाइज कुछ भी हो सकता है, जैसे अपना बॉडी का वेट अपने पाँव पे होना चाहिए। हाँ। तो मतलब एरोबिक्स है, जुम्बा है। हाँ। बहुत बुजुर्ग के लिए बॉलरूम डांसिंग, योगा, ये सब हेल्प करता है जी। और एक हमने सुना है कि लेट कर पैर ऊपर करते हुए उसमें कुछ पहना के वेट्स पहनाते हैं, नहीं तो लूप बैंड्स पहनाते हैं, नहीं तो थेरा बैंड्स पहनाते हैं। वैसे मसल्स को स्ट्रांग करते हैं जी। तो इससे जो बीमारियां होती हैं उसमें लाभ मिलता है। आपने ऑस्टियोपोरोसिस का नाम लिया। ऑस्टियोपोरोसिस एक कहा जाता है बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, जो साइलेंट किलर होता है जी। ठीक ही नहीं होती है ये बीमारी। तो श्रोताओं को बताइए कि ऑस्टियोपोरोसिस ना हो इसके लिए किस तरह की एक्सरसाइज की जाए, कसरत की जाए। ऑस्टियोपोरोसिस ना हो उसके लिए हम लोग टीनेज से काम करते हैं, मतलब 13 to 18 इयर्स के, उससे भी यंग अडल्ट जैसे 20s में 30s में हम लोग एनकरेज करते हैं कि जितना आप फिजिकली एक्टिव रहो, जितना आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करोगे उतना ही आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अभी थोड़े हार्मोन्स होते हैं बॉडी में जिसका हम कंट्रोल नहीं रख सकते। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस का मेन कारण ये है कि बॉडी में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कम होते हैं, उससे हड्डी वीक होती है, क्योंकि हड्डी को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है जी। तो अर्ली एज से बोलते हैं कि जितना फिजिकली एक्टिव रहोगे उतना तो बोन हेल्थ बेटर रहेगा, तो फ्यूचर में आपको बेटर रहेगा, तकलीफें कम होंगी। तो बेसिकली बैठना नहीं है, सोना नहीं है, जितना हो सके चलो जी, चलते रहो चलते रहो। ठीक है, तो ये हमारे श्रोता सुन रहे हैं। और हमने तो बहुत सारे अभी बच्चों में भी ये तकलीफें देखी हैं कि बच्चों को मांसपेशियों की तकलीफ होती है, खेलने के बाद पता चलता है उनके पैर में दर्द हो रहा है, पैर में स्वेलिंग आ गई है। तो इन सब की क्या वजह है और किस तरह के एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी आप सजेस्ट करती हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए एक बात तो मैं बोलूंगी, उनको जितना खेलना है खेलने दो। अभी आजकल बच्चे खेलते नहीं है उतना, वो ज्यादा टीवी में, फोन पे, पढ़ाई भी उतनी हो गई है जी। तो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व। दूसरा ये है कि उनका खुराक वो अभी काफी चेंज हो गया है। सब लोग काफी जंक फूड खाने लगे, कोई घर का खाना नहीं खा रहा है जी। घर का खाना सबसे न्यूट्रिशियस खाना होता है जी। तो जितना वो घर का खाना खाए ज्यादा अच्छा है। उनमें भी विटामिन D3 डेफिशिएंसी होती है जो हमको सनलाइट से मिलती है, लेकिन
उसको सप्लीमेंट किया जा सकता है। काफी सारे बच्चे जो प्रोफेशनली कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं उनका ब्लड टेस्ट किया जा सकता है देखने के लिए कि विटामिन D3 कितना है, विटामिन B12 कितना है, और उनको सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। जी डॉक्टर प्राची शाह, हम अपने श्रोताओं को जानकारी दे रहे हैं फिजियोथेरेपी के बारे में। आज अब आगे बढ़ने से पहले बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाए? आशाएं इकबाल। और ये फिल्म खेल से ही जुड़ी हुई है, तो अपनी आशाओं को मजबूत रखें और साथ में अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत रखें खेल की दुनिया में जाने से पहले। तो अब सुनवाते हैं श्रोताओं को इकबाल फिल्म का ये गाना। हम फिजियोथेरेपी की बातें कर रहे हैं और स्पोर्ट्स की भी बातें हम करना चाहते हैं, खेल के बारे में। अक्सर खिलाड़ियों को मांसपेशियों की तकलीफ होती है और उन्हें एहतियात भी बहुत बरतने पड़ते हैं। तो आप बताइए कि जो खेल की दुनिया में जाते हैं वो शुरुआत से ही किस तरह की सावधानियां बरतें और किस तरह की डाइट भी लें, खान पान भी किस तरह शामिल करें? जिसको भी स्पोर्ट्स में जाना है, एक तो सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड ट्रेनिंग काफी नहीं होता है, फिजिकल फिटनेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना गेम का ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट होता है। गेम में अच्छे रहे लेकिन फिजिकली फिट नहीं है तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम कितना अपने बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, कितना सो रहे, कितना पानी पी रहे। सो रहे मतलब 8 घंटा सोना है, कोई फोन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि हम जब सोते हैं हमारे ब्रेन से हार्मोन्स निकलते हैं जो बॉडी को हेल्प करते हैं रिकवरी के लिए। जी। फिर हम क्या खाते हैं, कितना पानी पीते हैं, मतलब ऑलमोस्ट दिन का 4 या 5 लीटर पानी पीना चाहिए बॉडी के रिकवरी के लिए। कितना हम वार्म अप करते हैं, कूल डाउन करते हैं। आजकल कूल डाउन इतना नहीं होता है, हम पूरा खेल लेते हैं लेकिन कूल डाउन इतना नहीं करते, तो हमारा स्ट्रेचिंग नहीं होता है। स्ट्रेचिंग नहीं होता है तो हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बॉडी में फ्लश आउट करना चाहिए। तो उसके लिए कूल डाउन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। रेगुलर मसाजेस, फोम रोलिंग, वो सब भी बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा कोचेस की सुनो, क्योंकि उनको पता रहता है क्या अच्छा है क्या नहीं है, उनको एक्सपीरियंस होता है। उनके साथ बैठ के टेक्निक्स डिस्कस करो, तो ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। तो खिलाड़ियों के लिए कोई खास कोर्स होता है कि इतने दिन का फिजियोथेरेपी आपको लेना है और आप बताते हैं खिलाड़ियों को, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू करें? काफी टाइम हमारे पास खिलाड़ी आते हैं जब उनको ऑलरेडी कोई इंजरी होती है। उनको किधर तो दर्द होता है, इसलिए वो हमारे पास आते हैं। तो जब हमारे पास आते हैं तब हम उनको बोलते हैं कि अरे आपका ये मसल बहुत वीक है इसलिए आपको ऐसे दर्द हो रहा है। तो फिर हम उनको 1 हफ्ता 2 हफ्ता ट्रेन करके फिर उनको बोलते हैं कि चलो अभी खेल के देखो और देखो कि आपको दर्द हो रहा है कि नहीं। मांसपेशियों से जुड़ी हुई तकलीफ में एक बड़ी तकलीफ है टेनिस एल्बो की। इसमें किस तरह की तकलीफ होती है और इसमें आप किस तरह मदद करती हैं मरीज की? टेनिस एल्बो एक ऐसा दर्द है कि आपको एल्बो के बाहर के बाजू दर्द होएगा और ये एक्चुअली टेनिस प्लेयर्स में कम दिखता है और ऑफिस गोइंग लोग में ज्यादा दिखता है, जो लोग लिखने पढ़ने का काम करते हैं। और सिर्फ लिखने पढ़ने का नहीं, रोटी बनाना, जी जी, सिंपल चीजें, रोटी बनाना, वो कपड़े सुखाना, उसमें भी दर्द होता है। जी। तो उसमें हमारा मसल जो होता है टाइट हो जाता है, वो हड्डी में से जिधर से आता है उधर सूजन हो जाती है। लेकिन ये ऐसा दर्द है कि उसको हम लोग जितना जल्दी ठीक कर सके उतना बेटर है। जितना उसको प्रोलॉन्ग करेंगे, बोलेंगे अरे ये तो दर्द है चला जाएगा, उतना वो रहेगा। तो उसको रखो मत, उसको दर्द हो रहा है तो उसको एड्रेस करो और ठीक कर दो। क्या ये डिलीवरी के बाद महिलाओं में ज्यादा होता है? क्योंकि हमने सुना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो महिलाओं को ये तकलीफ ज्यादा बढ़ती है, तो इसकी क्या वजह है और किस तरह से इसमें फायदा पहुंचता है फिजियोथेरेपी के जरिए? एक्चुअली ये दर्द होता है मोर बिकॉज क्योंकि वो बच्चे को उठाते हैं और उनको उठा के रखना पड़ता है। उनको सिर्फ उधर दर्द नहीं होता, उनको नेक में भी काफी दर्द होता है, बैक में भी काफी दर्द हो जाता है। वो प्रेगनेंसी के टाइम
जब डिलीवरी करते हैं उससे भी बैक पेन्स बढ़ सकते हैं जी। तो उन्होंने भी फिजियोथेरेपी काफी हेल्प करता है। मसल का पेन है तो हम काफी सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करके एक्सरसाइज करा के उनका पेन हेल्प कर सकते हैं उसमें। हमारे श्रोताओं को महिला खिलाड़ियों को किस तरह की तकलीफें होती हैं और वो अपने आप को खेल के लिए अपनी मांसपेशियों को किस तरह से तैयार करें, खासतौर से हड्डियों के लिए उनको किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? महिला जो खेलते हैं उनका प्रॉब्लम एक ये होता है कि ओवर ट्रेनिंग के वजह से और होता है बॉडी इमेज डिसऑर्डर्स, वो हमारे कॉलेज गोइंग गर्ल्स में भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे एक वो कभी कभी खाना कम कर देते हैं, तो ट्रेनिंग बहुत हो रही है, खाना कम कर देते हैं, उसके वजह से उनके जो पीरियड्स है वो कम हो जाते हैं। और ये दोनों मिला के पीरियड्स कम हो गए, खाना नहीं मिल रहा, तो हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है। इसको बोलते हैं फीमेल एथलेटिक ट्रायड जी, जो कॉम्बिनेशन है एनोरेक्सिया, ऑस्टियोपोरोसिस और एमेनोरिया। एमेनोरिया मतलब पीरियड्स नहीं होते। तो इसके वजह से उनको एक तो एनर्जी कम हो जाती है, स्फूर्ति नहीं रहती है जी, और फ्रैक्चर्स के बहुत चांसेस होते हैं। और बहुत टाइम तक पीरियड्स नहीं आए तो फ्यूचर में कंसीविंग का प्रॉब्लम रहता है, ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी आ जाता है। तो वो टाइम पे हमारा काम होता है कि उसको जल्दी डिटेक्ट करें और उनको समझाए। काफी टाइम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी चाहिए रहता है उनको बताने के लिए कि ठीक है आपको बॉडी इमेज डिसऑर्डर है, उसको एड्रेस करना पड़ता है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन पे रखना पड़ता है क्योंकि उनका बोन हेल्थ अभी सब रिवर्स करना है, हार्मोन्स भी रिवर्स करने हैं। तो जितना जल्दी हम पकड़ सके उतना बेटर रहता है। दूसरा होता है हमारे रनर्स में बहुत होता है इनकॉन्टिनेंस। हम इतना बात नहीं करते उसके बारे में, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में बात करते हैं जब 60+ विमेन के लिए, नहीं तो रिसेंटली जिन्होंने डिलीवर किया है उसके लिए। लेकिन हम रनर्स इनकॉन्टिनेंस के बारे में इतना बात नहीं करते। और उससे ज्यादा बहुत सारी महिला इतना आपस में भी बात नहीं करती। उनको कैसे होता है कि जैसे जब वो भागना चालू करते हैं, नहीं तो भागने के टाइम उनको ऐसे लगता है कि मैं अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ जी। तो उसके लिए भी फिजियोथेरेपी में हम पहले तो देखते हैं कि क्यों ऐसे हो रहा है और फिर एक्सरसाइज के वजह से कंट्रोल कर सकते हैं। वो काफी एम्बैरेसिंग रहता है जब हम यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हम इतना बात नहीं करते उसके बारे में। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है रनर्स में, सिर्फ रनर्स में नहीं है, काफी सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी है। और हम लोग को पता है कि स्पोर्ट्स में ऐसा भी नहीं है कि वो लोग उन लोग के मसल्स वीक रहते हैं, वो काफी स्ट्रांग रहते हैं। लेकिन फिर भी हाँ, ये प्रॉब्लम होती है जो एड्रेस करनी पड़ती है जी। तो इसकी क्या वजह आपको लगती है और इसका क्या इलाज होता है? किस तरह की एक्सरसाइज आप सजेस्ट करती हैं? एक ईगल्स एक्सरसाइज होती है जो हम उनको सिखाते हैं कि जब पेशाब कर रहे हो, मिड स्ट्रीम जब कर रहे हो तब होल्ड करो, 5 सेकेंड रोको और फिर रिलैक्स करो। उससे ज्यादा हम उनको ट्रेन करते हैं कि जब भाग रहे हो कि कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो कैसे वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है जी। तो ये जो समस्या है, लगता है सुनने में बहुत छोटी सी समस्या है, लेकिन खास तौर से खिलाड़ियों के लिए, धावकों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। महिला खिलाड़ियों के साथ एक और बहुत बड़ी दिक्कत आती है, आपने जिसका जिक्र भी किया, पीरियड्स के समय, माहवारी के समय। तो कई बार माहवारी आ जाती है जब उनका वो टूर्नामेंट होता है, खेल का दिन होता है, तो उसके लिए किस तरह की एक्सरसाइज से वो अपने को बचा सकती हैं? जो कमर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, उससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जो खिलाड़ी है और जो बहुत सालों से खेल रहे हैं, उनको पता होता है कि कैसे मैं अपना दर्द ठीक कर सकती हूँ। और काफी टाइम वो लोग इतना
टेंशन में नहीं रहते कि अरे मेरा पीरियड्स आ रहा है। उनको पता होता है कि मैं कैसे इसके साथ खेलूंगी। और वो टाइम पे अगर कंपटीशन है तो वो टाइम पे उनको साइकोलॉजिकली पता है कि कंपटीशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो काफी टाइम अगर बहुत ही पेन है कि कुछ है तो हम उनको दवाई देते हैं, नहीं तो पानी पीना बहुत अच्छी बात होती है वो टाइम पे। जितना ज्यादा पानी पियो उतना ज्यादा अच्छा होता है। क्या पहले से एक्सरसाइज करके, कसरत करके दर्द को दूर भगाया जा सकता है? हाँ, होता है। एरोबिक एक्सरसाइज हेल्प करता है। जितना एरोबिक एक्सरसाइज रिसर्च किया है उन्होंने, और उन्होंने बोला है कि क्रैम्प्स नहीं तो टेंडरनेस रहता है मसल्स में और ब्रेस्ट में और ये सब, तो एक्सरसाइज से ये सब कंट्रोल में लाया जा सकता, मूड स्विंग्स कंट्रोल में लाए जा सकते हैं जी। तो एक होता है प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम, तो उसमें काफी सारी महिला को प्रॉब्लम होता है। काफी सारी महिलाएं उठती नहीं है क्योंकि उनको पेन उतना होता है। तो ये सब कंट्रोल में लाया जा सकता है एक्सरसाइज से, लेकिन वो रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए जी। डॉक्टर, आपने मेनोपॉज का भी जिक्र किया। मेनोपॉज के समय भी महिलाओं में मूड स्विंग्स होते हैं और अन्य तरह की समस्याएं होती हैं। हड्डियों की समस्याएं ज्यादा होती हैं और घुटने में तकलीफ, कंधों में तकलीफ। तो इस सब से बचने के लिए कि ये जो समस्याएं होती हैं उससे जूझने के लिए पहले से क्या करना चाहिए? कोई भी एरोबिक एक्टिविटी, मतलब चलो, स्विमिंग करो। अभी एक्वारोबिक्स भी रहता है जिससे आप पूल में एरोबिक एक्टिविटी करते हो। उसका फायदा क्या है कि जॉइंट्स पे इतना लोड नहीं पड़ता है। हम जब मेनोपॉज की बात करते हैं तो ये जनरली वुमेन 50 के ऊपर रहती है, तो उनको हम इतना जंप करने का नहीं बोलते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है बोन स्ट्रेंथ कैसा है। तो अगर ज्यादा जंप करने को बोला तो उनको फ्रैक्चर्स या एक्स और पेन्स बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम पानी में होते हैं जी, तो पानी हमारा पूरा वेट ले लेता है जी, तो इतना फिर प्रॉब्लम नहीं होता। डॉक्टर, हमें बताइए कि आपने पीरियड्स के दौरान जो महिलाओं को समस्या होती है, महिला खिलाड़ियों को, कि पीरियड नहीं आता है और कई समय तक नहीं आता है। एक समस्या और है कि कई बार एक्सेस ब्लीडिंग होती है जब, तो उसके लिए किस तरह की एक्सरसाइज, कसरत करना चाहिए जिससे वो तकलीफ से बचे और कंट्रोल हो सके? क्या इसमें कारगर है फिजियोथेरेपी? एक्सेस ब्लीडिंग में नहीं, इतना नहीं। वो फिर वो गायनेक को दिखा के उनका हार्मोन्स देखना पड़ता है और उनको वो देखना पड़ता है कि क्यों उनको जल्दी जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं। उसमें फिजियोथेरेपी का इतना असर नहीं होता है जी। मतलब अगर कोई महिला खिलाड़ी है और ऐसी समस्या है तो वो अपने गायनेक को दिखाना बेटर रहता है। वो स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाए और फिर उसका इलाज करे, इग्नोर ना करे। इसको इग्नोर नहीं कर सकते जी। आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर, आपकी पसंद का गाना कौन सा? खिलाड़ियों की बात कर रहे तो चक दे इंडिया। चलिए सुनते हैं। आज बात चल रही है फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी के जरिए मांसपेशियों को मजबूत बनाया जाता है, समृद्ध बनाया जाता है, हड्डियों को मजबूत बनाया जाता है। एक बीमारी होती है लकवा लग जाना जिसको कहते हैं, तो लकवा और फिजियोथेरेपी का क्या संबंध है? किस तरह से उसमें कारगर होती है फिजियोथेरेपी और किस तरह की एक्सरसाइज की जानी चाहिए वो भी बताइए। लकवा स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारा ब्रेन का थोड़ा पार्ट डैमेज हो जाता है। हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है कि हमारे मसल्स कैसे होने चाहिए, उनको कैसे काम करना चाहिए। अभी लकवे में वो थोड़ा पार्ट डैमेज हो जाता है तो हमारे मसल्स एकदम स्टिफ हो जाते हैं, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो चल नहीं पाते, अपना रूटीन काम नहीं कर पाते, कोई बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो फिजियोथेरेपी से हमारा गोल क्या है कि हम जितना जल्दी चालू करें उतना अच्छा है, क्योंकि ब्रेन भी हील होता है, उसको टाइम लगता है लेकिन होता है। तो जब मेडिकली स्टेबल है, उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, सब स्टेबल है, तब अगर डॉक्टर्स बोलते हैं कि अभी फिजियोथेरेपी चालू करो, तो स्ट्रोक में हेल्प करता है कि हम जितना रिकवरी कर पा रहे हैं उतना रिकवरी पहले ही कर दे, उनको चलने की हेल्प करने का। पहले
जब स्ट्रोक होता है तो मसल्स एकदम लूज हो जाते हैं। उसके बाद उनमें थोड़ा थोड़ा स्टिफनेस आ जाता है। जब उनको स्टिफनेस आ रहा है तब उनको एक्सरसाइज करा के थेरेपिस्ट हेल्प करता है उनको एक्सरसाइज करने में, क्योंकि वो खुद तो कर नहीं पाते हैं। तो वो कर करके उनको फिर पहले तो थेरेपिस्ट कराता है उनको, और फिर हम उनको बोलते हैं कि चलो अभी आप ट्राई करो। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, ऑलमोस्ट 2-3 साल तक चल सकता है। तो वो टाइम पे हमारा गोल है कि वो बैठ सके अपने आप, बैठे हैं तो खड़े रह सके अपने आप, चल सके अपने आप, उनको कपड़े पहनना, नहीं तो बाल कोम करना, ये सब एकदम बेसिक चीजें जो होती है वो इंडिपेंडेंटली कैसे अपने आप कर सके। तो इसका असर होता है, फिजियोथेरेपी से उन्हें फायदा पहुंचता है? बहुत फायदा होता है, लेकिन वो भी देखना पड़ता है कि ब्रेन में डैमेज कितना है। हाँ जी। डॉक्टर, लकवा की बातें आपने बताई कि लकवा में किस तरह से फायदेमंद है फिजियोथेरेपी। तो ये तो बीमारियों की हुई, और एक बहुत बड़ी समस्या है कंधा उतर जाना जिसे कहते हैं, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। ये भी अक्सर लोग जूझते हैं इस समस्या से। हाँ, तो जब ये जो कंधा उतर जाना बोलते हैं वो स्ट्रोक में बहुत देखते हैं हम कि वो कंधा निकल गया। एक तो होता है पेशेंट हैंडलिंग। हम जब मैंने पहले बोला कि लकवा जब होता है तो मसल्स एकदम लूज हो जाते हैं, तो हॉस्पिटल में पेशेंट को कैसे हैंडल करते हैं, पेशेंट के जो केयर टेकर्स है वो कैसे उनको हैंडल करते हैं। अगर उनको खींचा तो वो कंधा निकल सकता है, क्योंकि कोई सपोर्ट ही नहीं है, मसल्स ही नहीं है सपोर्ट करने को, तो वो कंधा निकल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हमको स्प्लिंट्स देने पड़ते हैं कि कंधा ऊपर है। लेकिन जितना हो सके हम पहले ही उनके फैमिली मेंबर्स को बताते हैं कि ऐसे उनको मत खींचो, उनको उठाना है तो ऐसे करके उठाओ। हम उनको सिखाते हैं। जो थेरेपिस्ट है, जो पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं, वार्ड बॉयज है, नर्सेज है, जो भी है, उनको सबको पता रहता है कि एक तरह से उनको हैंडल करना रहता है। वो जो अगर कंधा निकल जाता है तो बहुत टाइम उसको स्प्लिंट तो कर सकते हैं, लेकिन उसको वापस डालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है। जी, तो बहुत सजगता की जरूरत है ऐसे में। और अब एक बड़ा ही अहम सवाल है, वो है डांस, नृत्य, जिसमें चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उन्हें बहुत जरूरत होती है एक्सरसाइज की, फिजियोथेरेपी की। तो उन्हें किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए और क्या खास तरह की फिजियोथेरेपी होती है? डांस एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी है, और डांसर्स का जो बॉडी टाइप है वो बहुत ही डिफरेंट रहता है। अब कोई भी गेम में आपको पता है कि उसको बॉलिंग करना है, कि बैटिंग करना है, कि किक करना है, कि जंप करना है, वो एक पैटर्न रहता है। डांस में वो पैटर्न नहीं रहता है, क्योंकि उनको 360 डिग्री मूवमेंट्स रहती है। और डांसर्स जो है वो डांस करते जाते हैं 8 घंटा 10 घंटा करते जाते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता है कि बॉडी अभी थक गया है, क्योंकि डांस में सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो इमोशन भी है। अभी हमारे क्लासिकल डांसेस को देखें तो उसमें हम डांस करते हैं कि स्टोरी बता सके जी। तो एक नाट्य भी होता है, नृत्य भी होता है, तो कॉम्बिनेशन होता है। तो काफी टाइम डांसर्स को अपने आप समझ नहीं आता है कि मैंने आज बहुत कर लिया, अभी बॉडी थक गया है। तो उसके वजह से ओवर ट्रेनिंग हो जाता है बॉडी में, और उसके वजह से उनको एक्स और पेन्स होते हैं। बॉडी इमेज डिसऑर्डर्स इतना नहीं है अभी तक अपने इंडियन डांस में, विच इज अ गुड थिंग। जैसे वेस्टर्न डांसेस में बैले है तो उनमें बॉडी इमेज डिसऑर्डर्स बहुत रहते हैं, जैसे एनोरेक्सिया, बुलिमिया, क्योंकि उनका बॉडी वेट कम रखना पड़ता है उनको। लेकिन इंडियन डांसेस में ऐसा मस्ट नहीं है अभी तक जी। मैंने जैसे डांसर्स को सुना है, उनको थोड़ा न्यूट्रल बॉडी टाइप अच्छा लगता है, बहुत स्किनी नहीं होने चाहिए, तो उनको वो अच्छा लगता है न्यूट्रल बॉडी टाइप। अदर देन दैट
डिपेंड्स कि कैसे डांसर्स है। कोई डांसर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ डांस करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करते, कोई फिटनेस ट्रेनिंग नहीं करते हैं। तो जितना हम फिटनेस ट्रेनिंग करते हैं, जितना एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी इंजर होएगा तो भी वो जल्दी रिकवर कर देगा। जी जी। डॉक्टर, आजकल एक आधुनिक तकनीक है पिलाटिस, इसके बारे में बताइए, क्या है ये? पिलाटिस एक एक्सरसाइज फॉर्म है और उसको इन्वेंट किया था जोसेफ पिलाटिस ने ड्यूरिंग और बिफोर वर्ल्ड वॉर 2। तो जोसेफ पिलाटिस जो थे वो खुद, उनको पोलियो था। अच्छा। और उन्होंने एक एक्सरसाइज फॉर्म डेवलप किया था जो अभी बहुत ही फेमस हो गया है और इंडिया में अभी फेमस हो रहा है जी। तो पिलाटिस जो है वो अपने कोर पे ज्यादा काम करता है, बॉडी वेट पे ज्यादा फोकस करता है। और पिलाटिस में क्या है कि सिर्फ खड़े खड़े एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मतलब लेट के भी कर सकते हैं। उनके डिफरेंट गैजेट्स होते हैं, जैसे मतलब मैट पिलाटेस मतलब फ्लोर पे कर सकते हैं। रिफॉर्मर होता है, वो ऐसे कैरेज होता है, स्लाइडिंग बोर्ड होता है, तो उसके ऊपर एक्सरसाइज करते हैं। वॉन्डा चेयर होती है। बेसिकली इसका फोकस है कोर और अलाइनमेंट, बॉडी का अलाइनमेंट। जितना उसको नॉर्मलाइज कर सके, जितना उसको बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर है ये। जी, और इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जी। डॉक्टर, आगे बढ़ने से पहले बताइए, कौन सा गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को? पिया तो से नैना लागे रे। ये गाना, इसमें भी अच्छी खासी एक्सरसाइज और बाकायदा डांस वाला गाना है। लता मंगेशकर की आवाज में है और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया है, गाइड फिल्म का गाना। तो चलिए सुनते हैं हमारे श्रोताओं को। क्रिकेटर्स और जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनको बहुत जरूरत पड़ती है फिजियोथेरेपी की। अक्सर उनके घुटने में इंजरी होती, तकलीफ हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उनके लिए कुछ सुझाव दीजिए। फुटबॉलर्स और क्रिकेटर्स घुटने में तो इंजरी होती है, उनका एंकल, ग्रोइन, बैक, स्पेशली जो क्रिकेटर्स है जो बॉलिंग करते हैं, फास्ट बॉलिंग करते हैं, उनको बैक की काफी तकलीफें होती है। फ्रैक्चर्स भी होते हैं कभी कभार। तो जैसे मैंने बोला, उनका ट्रेनिंग डिफरेंट रहता है, कंडीशनिंग डिफरेंट रहता है नॉर्मल पॉपुलेशन से। और अभी कुछ सालों से हमारे पास स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट्स भी बहुत है जो उनके बॉडी का बहुत ध्यान रखते हैं, उनको कंडीशन करते हैं ताकि ये इंजरीज प्रिवेंट कर सके, ये इंजरीज हो नहीं उसमें। फुटबॉलर्स में भी प्रिवेंशन प्रोग्राम्स काफी आ गए हैं जिससे घुटने और एंकल इंजर नहीं होते। जितना हो सके उसको, बिकॉज मेरे को पता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जितना इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं उतना बेटर रहता है। तो जितना हम पहले से एथलीट को कंडीशन कर सके, उनको गेम के रूल्स सिखा सके, उनको बता सके कि सोच के खेलो, सिर्फ ऐसे खेलो मत, क्योंकि काफी टाइम अपने आप को नहीं दूसरे प्लेयर को भी इंजर कर सकते हो। बिल्कुल, तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और ये तो नियम में शामिल भी होता है। कहने का तात्पर्य ये भी है कि अगर आपकी नींव मजबूत है तो बिल्डिंग अपने आप मजबूत हो जाती है। तो बचपन से ही मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज की जानी चाहिए। और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए जो बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं कुर्सी पर, ऑफिस जाते हैं, 14 घंटे 15 घंटे काम करते हैं, तो बैठे बैठे किस तरह की एक्सरसाइज की जानी चाहिए? बैठो मत, खड़े रहो। लेकिन उनका दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज। कुछ नहीं, हर आधे घंटे में उठो, पानी पियो, आके बैठ जाओ जी। लेकिन एक टाइम पे बहुत लंबे समय तक एक काम मत करो। हर आधे घंटे में उठो, पानी पियो, बैठ जाओ, लेकिन उठो। अभी काफी सारे ऑफिसेस में स्टैंडिंग डेस्क आ गए, तो खड़े रह के काम करो, उससे भी बेटर रहता है। हम जब बहुत समय तक बैठे रहते हैं तो पोस्चर भी हमारा चेंज होता है, उसके वजह से एक्स और पेन ज्यादा हो जाता है जी।
तो जितना हम अपने बॉडी को ब्रेक देंगे उतना बेटर है। जी, पैरों की कुछ एक्सरसाइज होती है जिसे बैठे बैठे भी किया जा सकता है? बैठो ही मत, जितना चलना है जितना खड़ा रहना है चलो, लेकिन बैठो मत। ठीक, भाई हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो जरूरी है कि जो लंबे समय तक कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं वो उठें, टहलें थोड़ा सा, हाँ। फिर बैठे। तो बड़ी काम की बातें आपने बताई हमारे श्रोताओं को, और हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं डॉक्टर प्राची शाह का, विविध भारती के स्टूडियो में आई आप और इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्राची शाह जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बातचीत की ममता सिंह ने। विषय खेल से जुड़ी चोटें और फिजियोथेरेपी से उपचार। रिकॉर्डिंग इंजीनियर तेजश्री शेट्टे और प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।